बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे लीगल ईगल्स। बात करेंगे सरकार बनाम ज़हीर अहमद के मुकदमे की। सरकार बनाम ज़हीर अहमद वो मुकदमा जिसके अंदर इंसानी स्मगलिंग की दफात और किसी बच्ची को लस्ट पर्पज के लिए अगवा करने का मुकदमा चल रहा है। कराची से 16 अप्रैल से ऑनवर्ड ये मामला चल रहा है और इस वक्त कराची की अदालत में चलान जो है वो जेर समात है और चलान के अंदर जो है वो प्रोसीडिंग चल रही है। अनकरीब जो है वो फर्द जुर्म आयद होने वाली प्रोसीडिंग्स की तरफ मामला चला जाएगा। जो चीज आप लोग बहुत सारे लोगों का तो खैर नहीं है, 2 से 4 लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया है, उसका जवाब हम किसी लाइव में देंगे, वो मुनासिब वहीं पे होगा। और क्योंकि मुझे पता है, मेरा अपना करैक्टर का मुझे पता है, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं 2 टके के लोगों की बातों के ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड करता फिरूं। और मुझे उम्मीद है कि जो मेजॉरिटी मुझे जानती है इस मुकदमे के हवाले से या उसके अलावा जो लोग जानते हैं, हमें देखते हैं, वो भी यही मुनासिब समझेंगे कि हम इस मुकदमे की बात करें और उन लोगों की बातों का जवाब जो है वो होपफुली हमारे जो लाइव सेशंस जो हैं, वो जो कोशिश ये है, अगर शाहिद हुसैन साहब की मसरूफियत जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, कुछ मेरी जो रात के वक्त की मसरूफियत है, हमारे ऑफिस में से जो देरी हो रही है हमें उसमें, और जीएन कोइस साहब की अवेलेबिलिटी सबकी कंफर्म हो जाती है, तो आज से वो सिलसिला भी इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे। लेकिन अभी इस वक्त बात करेंगे सरकार बनाम ज़हीर अहमद के मुकदमे में। ज़हीर अहमद की तरफ से किसी के कहने पर एक दरखास्त दायर की गई है। ये दरखास्त आप लोगों ने सुना होगा कि मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी के खिलाफ दायर की गई है, जिसके अंदर इन्होंने एक इल्जाम लगाया है कि हमने कोई व्हाट्सएप के ऊपर ऑडियो नहीं भेजा, और जब हमने ऑडियो नहीं भेजा तो मेरी जमानत क्यों खारिज करवाई जा रही है, इससे मुतल्लिक है। और ये सारी प्रोसीडिंग बताने से पहले कि इस तरह की प्रोसीडिंग करने का जो ज़हीर ने जो प्लान किया है, ये किसके कहने पे किस तरह और इसका रिजल्ट क्या होना है, वो भी आप लोगों को एडवांस में बता देते हैं। लेकिन पहले आप लोगों को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि जब ये दरखास्त आई तो हमने मुनासिब ये समझा कि चूंकि वो ज़हीर जो है ना वो एक बिल्कुल नई स्टोरी दे रहा है, वो इस तरह पोज कर रहा है जैसे उसने कोई व्हाट्सएप पर मैसेज किया ही नहीं, वो उसकी तरफ से वो ऑडियो भेजा ही नहीं गया, इस तरह का कुछ हुआ ही नहीं है। तो हमने जरूरी ये समझा कि हम मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी का स्टांस जरूर लें, और जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी का स्टांस है वो भी आपके सामने रखूंगा। पहले मैं आप लोगों को उसकी दरखास्त, क्योंकि बड़ी मजेदार है, बड़ी जल्दबाजी में या किसी हो सकता है किसी 2 टके के यूट्यूबर के कहने के ऊपर इस तरह की चीज दी गई हो, तो वो बड़ी मजेदार है, वो पढ़ के आपको सुनानी है ताकि आप लोगों के इल्म में हो, आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह केस के साथ साथ कानून की समझ आ रही है, ये सारी चीजें भी आप समझ सके। 4 सफात पर मुश्तमिल टोटल दरखास्त है जी। इसमें 3 सफात पर दरखास्त है और चौथा जो है वो एफिडेविट होता है, बयान अल्फी होता है। पहले सफे के अंदर जो ज़हीर साहब लिखते हैं कि जी मेरी गुजारिश है कि दिस ऑनरेबल कोर्ट का लफ्ज नहीं है, खैर वो मैंने ऐड कर दिया अपनी पेंसिल से, कि कोर्ट जो है वो काइंडली इस चीज को वेरीफाई करे कि मेरे खिलाफ एक व्हाट्सएप का वॉइस नोट है जो कि सुबह 5:26 पर भेजा गया है मेरी तरफ से, और 10 अक्टूबर को ये भेजा गया है, उसको वेरीफाई करवाने के लिए मैं चाहता हूं और जो मुद्दई मुकदमा मेहदी अली काज़मी है उसके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग की जाए, क्योंकि वो मुझ पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैं ये दरखास्त गुजार रहा हूं। उसके बाद वो कहते हैं कि जनाब मुझे जमानत दी गई थी और जमानत देने के बाद जो है वो मुझे रिहा कर दिया गया था, और वो अदालत को भी पता है कि किस तरह से 14 दिन के बाद उसकी जमानत हुई थी, और जमानत के बाद जो मुद्दई है वो मुझे बिला वजह दोबारा जेल के अंदर देखना चाहता है। वो खैर मुद्दई नहीं देखना चाहता, दुनिया भर के लोग देखना चाहते हैं आपको जेल के अंदर। उसके बाद वो कहता है कि जनाब जो मेरे खिलाफ ये प्रोपेगेंडा या मेरे खिलाफ मुझे जेल भेजने की जो तैयारी कर रहे हैं मुद्दई साहब, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुद्दई मुकदमा की जो बेटी जिसका मैं अगवाकार हूं, जिसको मैंने अगवा किया था 16 अप्रैल को कराची से, जिसका मैं हर जगह बयान दे चुका हूं, और हमने एक कहानी बनाई थी कि बच्ची खुद आई है, वो सारी कहानी फ्लॉप हो चुकी है, हमारी लाहौर वाली जो छोटी अम्मी है वो फ्लॉप हो चुकी है। इसलिए अब मैंने एक दरखास्त गुजारी है हाईकोर्ट के अंदर, जहां पर मैंने ये कहा है कि मैं अपनी मगविया से मिलना चाहता हूं जिसका मैं अगवाकार हूं। और जब मैंने वो दरखास्त गुजारी तो वहां पर अदालत के एक जो ऑनरेबल जस्टिस हैं उनके रिमार्क्स आए, जिस पर उन्होंने कहा कि माँ बाप की चूंकि 5 घंटे की मुलाकात हुई है तो ठीक है, इसकी भी मुलाकात होनी चाहिए। इन रिमार्क्स की बुनियाद पर जब ये मीडिया में रिपोर्ट हुए, मीडिया में कहां से रिपोर्ट हुए, आपको पता है कि शाहिद हुसैन साहब चूंकि रिपोर्टिंग करते हैं तो सही रिपोर्टिंग का मतलब होता है जो कोर्ट के अंदर हुआ है वो आप लोगों के सामने रखा जाए, तो उन्होंने वो वाली चीज रिपोर्ट कर दी, जिस पर अब ये शहजादा कहता है कि उन रिमार्क्स की वजह से चूंकि मुद्दई मुकदमा को अंदाजा हो गया कि मेरी जो दरखास्त है इसके ऊपर मुझे मुलाकात की इजाजत मिल रही है कमसन मगविया से, इसलिए इन्होंने मेरे खिलाफ ये दरखास्त दायर कर दी ताकि मुझे जेल भेज दिया जाए और मैं मिल ना सकूं। तो जनाब मेरी गुजारिश है कि मैंने कोई वॉइस नोट नहीं भेजा और इसको वेरीफाई करवाया जाए, इसका मोबाइल फोन छीन लिया जाए मुद्दई का और इसको भेज दिया जाए पंजाब की फोरेंसिक लैब के अंदर, चूंकि पाकिस्तान के अंदर जो फोरेंसिक की
प्रॉपर लेबोरेटरी है, प्रॉपर लैब है, वो सिर्फ लाहौर के अंदर है, पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी और सूबे के अंदर किसी और जगह नहीं है, वो लाहौर के अंदर वाक़या है जहां पर इस तरह की वेरिफिकेशन होती है। आपने सुना होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां से भी कोई सैंपल्स कलेक्ट होते हैं तो उनकी फोरेंसिक के लिए उसको पंजाब के अंदर भेजा जाता है, खा वो इस्लामाबाद का केस हो, बलोचिस्तान का हो, सिंध का हो या KPK का हो, वो तमाम जो पार्सल्स होते हैं उनको लाहौर के अंदर भेजकर उसकी वेरिफिकेशन या उसकी एग्जामिनेशन करवाया जाता है। तो यही उसकी डिमांड है, जिस पर हमने मुनासिब ये समझा कि मुद्दई मुकदमा से लाजमी पूछा जाना चाहिए उनका मौक़िफ़ क्या है। उन्होंने कुछ लोगों को मीडिया के ऊपर दिया भी था मौक़िफ़ ये, लेकिन वो मौक़िफ़ हमने इस एप्लीकेशन के बाद जो पूछा है वो मौक़िफ़ आपके सामने मैं रख देता हूं। उन्होंने कहा जी कि मैं पागल नहीं हूं कि मेरे मोबाइल पे मुझे कोई मैसेज करता है और मैं बिला वजह कह दूं कि ये मुझे मैसेज किया गया है। मेरे नंबर पे जब कोई मैसेज आया है, मुझे नजर आया है और मेरे मोबाइल पे वो एग्जिस्ट करता है, आपने अपनी तरफ से डिलीट करने वाली जो भी चालाकी की है शहजादा साहब, आपकी चालाकी कामयाब नहीं हुई। जब आप किसी का मैसेज डिलीट करते हैं तो अगले के पास लिखा आ रहा होता है कि आपने डिलीट कर दिया है, और वो डिलीट अपनी तरफ से वो नहीं बना सकता अपने व्हाट्सएप के अंदर। और इसलिए मुद्दई मुकदमा का बड़ा क्लियर स्टांस है कि हुजूर मैंने तो अपने मोबाइल के हर सबूत को अदालत के सामने पेश भी किया था, अदालत के साथ उस दरखास्त के अंदर भी लगाया था, और जिस दिन ये हेयरिंग हुई थी आप लोगों को याद होगा कि मुद्दई मुकदमा का मोबाइल फोन जज साहब ने खुद देखा था, और जज साहब ने खुद देखकर वो गुस्से का इजहार किया था, जिसकी वजह से उन्होंने इस जमानत के अंदर सिर्फ 20 तारीख से 24 तारीख की तारीख दी थी, उससे लंबी तारीख नहीं दी थी, जब ये तारीख बहुत लंबी। सेकंडली मुद्दई मुकदमा का ये स्टांस है कि जनाब मेरे तमाम सबूत अदालत के अंदर भी जमा है, मोबाइल मेरे पास है, अदालत के सामने जब वो आना होगा, जब अदालत मुनासिब समझे, क्योंकि अदालत ऑलरेडी देख चुकी है, अदालत अपनी आंखों से देख चुकी है उस मोबाइल फोन को जहां पर वो लिखा आ रहा है कि जो मैसेज उसने किया है और डिलीट किया है, और उससे पहले भी जो इसने जमानत का इस्तेमाल किया था उसके ऊपर भी जो मैसेजेस इसके आए हुए हैं वो सारी चीजें एज इट इज मुद्दई मुकदमा के मोबाइल में सेव हैं, जो कि अदालत ने उस दिन देखी हैं। सो मुद्दई मुकदमा का ये क्लियर स्टांस था कि मेरी तरफ से कोई फाउल प्ले नहीं है, मैंने अपना हर सबूत अदालत के सामने पेश कर दिया है। अब फैसला अदालत का है, अदालत जो भी फैसला करना चाहेगी वो अदालत फैसला करेगी। अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है इस तरह के मामलात में। परजरी का इल्जाम लगाया जा रहा है मुद्दई मुकदमा पर, और वो परजरी होती क्या है एक्चुअली? परजरी ये होती है कि जब जहीर अहमद जमानत लेता है हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल, और इसके एक सीनियर वकील साहब आमिर नियाज बडेरा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर 3,500 से ज्यादा एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैक्सिमम नंबर जो है वो 3 से 3,500 के दरमियान में आता है, और उसमें से भी जो एक्टिव मेंबरान हैं, जो लोग बाकायदा वकालत कर रहे हैं, जो कि एक्टिव रहते हैं, वो सिर्फ बहुत उसके अंदर से भी 50 to 60% होते हैं। बाकी लोग जाहिर है उनकी कुछ लोगों की एजेस इस तरह से हो चुकी हैं और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मैक्सिमम तादाद है एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की वो बड़ी कम है। उसके बावजूद एक एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट साहब जहीर के ब्याह पर, अब ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जब वकील कोई दरखास्त दायर करता है तो वो क्लाइंट के ब्याह पर दायर करता है, और वो नीचे लिखता है कि एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ माय क्लाइंट, कि मेरे क्लाइंट की ये इंस्ट्रक्शंस है। क्लाइंट ने ये बताया, जैसे GM फारूकी साहब ने एक 2% के यूट्यूबर के साथ एक वीडियो के अंदर बताया कि मतलब उन्होंने ये चीज एक्सप्लेन किया कि ये मेरे क्लाइंट की इंस्ट्रक्शन पर, उन्होंने बड़ी समझदारी से अपने ऊपर ये सब कुछ नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि ये चीजें साबित नहीं हो सकनी, तो इसलिए अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। लेकिन बहावलपुर के अंदर 15 जुलाई को एक जमानत दायर की जाती है, और उस जमानत के अंदर जो आमिर नियाज बडेरा साहब हैं वो पिटीशन में ये लिखते हैं, पहले तो वो लाहौर की जमानत का सिर्फ पैरे के अंदर जिक्र करते हैं, और सर्टिफिकेट जहां लिखना होता है कि ये पहली है या दूसरी है या तीसरी जमानत है, वहां पर वो कहते हैं ये पहली है। सबसे पहला झूठ, ये परजरी होती है। दूसरा, वो अपनी उस पिटीशन के अंदर कहते हैं कि मैं ये बहावलपुर में इसलिए दायर कर रहा हूं क्योंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं, मैं बेस्ड इन बहावलपुर हूं, तो इसलिए मुझे सूट ये करता था इलाका, तो मैंने यहां पर इसकी जमानत दायर कर दी। अब ये दूसरा झूठ है और ये परजरी है। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊं कि जब ये सारी उन्होंने बहस की तो अदालत की तरफ से उनको जमानत नहीं दी गई थी 15 जुलाई को। अदालत ने कहा था कि आप मुस्तहिक नहीं है जमानत के। जब अदालत नहीं दे रही थी, ठीक ठाक बहस होने के बाद, तो इन्होंने कहा कि फिर हम वापस ले लेते हैं, विथड्रॉ कर लेते हैं। अदालत ने कहा फिर हम लिखेंगे कि आफ्टर आर्गुइंग एट सम लेंथ, आपने अपनी बहस मुकम्मल की है, बहस के बाद जब आपको लगा कि नहीं आपको मिल रहा रिलीफ तो आप वापस ले रहे हैं, तो ये फिक्रा लिख दिया गया। उसके बाद वो 18 जुलाई को मुल्तान हाईकोर्ट बेंच में जाते हैं। वहां पर आमिर नियाज बडेरा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जहीर की इंस्ट्रक्शंस पर ये लिखते हैं कि चूंकि मैं बहावलपुर का वकील हूं
اور بہاولپور کے اندر اگر میں یہ ضمانت دائر کروں گا تو بہاولپور سے آئیڈیا ہو جائے گا کراچی کی پولیس کو کہ بہاولپور کا وکیل ہے تو بہاولپور میں دائر کر رہا ہے، اس لیے میں ملتان میں آ گیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک اور پرجری کی، کورٹ کو چیٹ کیا، کورٹ کو ایز اے ٹول یوز کیا۔ یہ ہوتی ہے کورٹ کے ساتھ چیٹنگ، اور یہ کہہ کر انہوں نے ضمانت لے لی اور کہیں ذکر نہیں کیا کہ اس سے قبل لاہور بینچ سے، بہاولپور بینچ سے وہ رجوع کر چکے ہیں۔ یہ کیے بغیر وہ کراچی گئے تھے، اور کراچی کی پہلی جو ان کی ضمانت قبل از گرفتاری خارج ہوئی تھی اس کے اندر یہ پیرا آنریبل کورٹ کی طرف سے، الیاس میمن صاحب کی طرف سے لکھا گیا تھا کہ یہ لوگ کلین ہینڈز کے ساتھ نہیں آئے، یہ پیچھے ہائی کورٹس کو چیٹ کر کے آئے ہیں، یہ ہوتی ہے چیٹنگ۔ اب آپ کا جو موقف ہے کہ مجھے مہدی علی کاظمی جو ہے وہ پھنسا رہا ہے، جیل کے اندر ڈال رہا ہے، تو مہدی علی کاظمی کو موبائل پہ میں نے کوئی میسج نہیں کیے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا بیوقوف ہے، وہ بھی بیوقوف ہو جائیں گے۔ تمام جو عدالت ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ لے گی، عدالت کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واٹس ایپ ہے، واٹس ایپ کے اندر میسج آیا ہوا ڈیلیٹ کیا گیا ہے، پتہ نہیں چلے گا، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ طریقے سے ایک درخواست ڈال کر کہ کسی طریقے سے معاملے کو لنگر آن کر دیا جائے، کسی طریقے سے کوئی 2-4 تاریخیں مل جائیں، ہم کہیں نہیں جی ویریفیکیشن ہو لینے دیں، اس کے بعد میری ضمانت خارج کریں، اور کسی طریقے سے درمیان میں سے کوئی درمیانی رستہ نکال کر ہم ریلیف لے لیں۔ کبھی آپ کی لاہور کی ترجمان جو ہے وہ میسج کرتی ہے may I talk to you please sir، وہ اس طرح کی چیزوں سے نہ تو مدعی مقدمہ نے پیچھے ہٹنا ہے، نہ اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں، نہ اس کی جو لیگل ٹیم ہے، کسی نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تھی وہ درخواست جو ظہیر کی طرف سے دائر کی گئی ہے، اور میں نے اس کو رسپونڈ اس لیے اب کیا ہے، ایک تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، اپنے کام کی مصروفیت کی وجہ سے، کیونکہ جن لوگوں کو آپ روز دیکھتے ہیں جو دوسری سائڈ کے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ان بیچاروں کی روزی روٹی یہ ہے۔ کراچی کا وہ جو 2 ٹکے کا یوٹیوبر ہے اس کی بھی روزی روٹی یہ ہے، اور لاہور کی جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس بیچاری کا کام کیا ہے۔ اور اس وقت سب سے بڑی تکلیف احمد شیر جٹ کی ہے، کیونکہ احمد شیر جٹ وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں سے وہ چیز چھین لی تھی جب ان کو وہ تکلیف پہنچی تھی، جس بچی کو کموڈٹی بنا کے، جس بچی کو میک اپ کروا کے یہ لوگوں پہ تنقید کرواتے تھے، ماں باپ پہ تنقید کرواتے تھے، وہ ان سے چونکہ چھین لی گئی تھی، تو احمد شیر ان کی رگوں میں ایک وہ چیز جو خون روک رہی ہے، وہ جو بلاک کر رہی ہے، وہ چیز ہے۔ اس لیے احمد شیر کے اوپر تو آپ نے اٹیک کرنا ہے۔ لیکن اگین جو باقی آپ لوگوں کا ایک بار بار سوال آ رہا ہے، چند لوگوں کا آ رہا ہے، مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میجورٹی لوگوں نے ان کو سیریس نہیں لیا۔ ان کو پتا ہے کہ جو لوگ اس طرف کام کر رہے ہیں، جو احمد شیر ہے اس کا کریکٹر کیا ہے، کیونکہ مجھے اپنے کریکٹر کا پتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ جتنے لوگ ہمیں اس ایشو کے اوپر دیکھ رہے ہیں ان کو ہمارا آئیڈیا ہو چکا ہے۔ اس چیز کے اوپر پراپرلی رسپونڈ ہم کرتے رہیں گے۔ اب آپ لوگوں نے کرنا صرف یہ ہے کہ جو بندہ بھی میرے بارے میں کوئی بات کرے، کیونکہ ان لوگوں کا اتنا وہ جو چاہ رہا ہے نا، خاص کر 2 ٹکے کا کراچی کا بندہ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میں بار بار اس کے اوپر بات کروں، وہ نہیں کر سکتے۔ سارے دوستوں کا بار بار یہ کہنا ہے کہ نہیں آپ کا لیول نہیں ہے اس کے اوپر بات کرنے کا، وہ تو فارغ آدمی ہے۔ یقین مانے اس بیچارے کی بہت کم تنخواہ ہے، اس کا گزر بسر نہیں ہے اس کے بغیر، اس کو کسی نہ کسی طرح سے کسی کی بھی تصویر لگا کر کسی کے اوپر بھی بات کر کے آگے آنا ہے، اور کچھ نہ کچھ ارن کرنا ہے، جس کی وجہ سے وہ ڈیسپریٹ ہے۔ اور جب بندہ اس طرح سے ڈیسپریٹ ہوتا ہے، جب اس طرح سے باولا ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی بکواس کر دیتا ہے۔ ہر بکواس کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ لائیو سیشنز کے اندر انشاءاللہ تعالی تمام لوگوں کی کٹ چلتی رہے گی۔ ہائی کورٹ کے اندر ایفیڈیوٹس کا ذکر چلتا رہے گا کہ کسی کا نمبر کس طرح ایفیڈیوٹس میں استعمال ہوتا ہے، وہ سب بھی چلتا رہے گا۔ لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے، جس چیز کی اس وقت ضرورت ہے، وہ اس مقدمے پر بات ہے، اور میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کلیئر کر دوں کہ میں اس مقدمے کو لڑنا نہیں چھوڑوں گا۔ عدالت کے اندر بھی، چونکہ وہاں پر بھی میں وکیل ہوں، اور یہاں جب ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں چیزیں، تو یہاں پر بھی ہم اس مقدمے کو لڑنا نہیں چھوڑیں گے۔ ان 2 ٹکے کے لوگوں کو بالکل میں بادر نہیں کرتا۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے دن میں کوشش کریں گے ایک لائیو کریں رات کے وقت، اس میں آپ لوگوں کو بہت لمبی گپ شپ ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔